हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग एक और डीपीबी को डिस्कस करने वाले हैं। आज जो डीपीबी हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज एनिमल किंगडम पार्ट 3। ओके, चलो एनिमल किंगडम कॉर्डेटा पार्ट 3, सॉरी कॉर्डेटा पार्ट 3। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया गया है? अ मरीन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज, इनमें से कौन सा ऐसा कार्टिलेजिनस फिश है जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है? कार्टिलेजिनस फिश है, इसका मतलब किसके अंडर आएगा? कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर आएगा, राइट। कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर आएगा, कार्टिलेजिनस फिश है। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, प्रिस्टिस। प्रिस्टिस को क्या बोला जाता है? इसमें से कौन है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है? ओके, तो सबसे पहले देखते हैं प्रिस्टिस। प्रिस्टिस प्रिस्टिस को क्या बोला जाता है? बोलो। प्रिस्टिस को बोला जाता है शॉ फिश। क्या बोला जाता है? शॉ फिश, राइट। दूसरा, क्या ये करंट प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं। दूसरा क्या है? ट्राइगॉन। ट्राइगॉन क्या है? ट्राइगॉन। ट्राइगॉन को क्या बोला जाता है? याद करो। ट्राइगॉन को बोला जाता है स्टिंगरे। क्या बोला जाता है? ट्राइगॉन को बोला जाता है स्टिंगरे। क्या बोला जाता है? बोला जाता है स्टिंगरे। स्टिंगरे मतलब पॉइजनस स्टिंग है इसके पास। इसके पास क्या है? इसके पास पॉइजनस स्टिंग है, लेकिन ये करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है? थर्ड क्या है? टॉर्पेडो। थर्ड क्या दिया है? टॉर्पेडो। टॉर्पेडो। टॉर्पेडो का क्या नाम है बताओ? टॉर्पेडो को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक रे। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक रे। एंड टॉर्पेडो जो है ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है। टॉर्पेडो जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है। फोर्थ ऑप्शन क्या था? फोर्थ ऑप्शन था स्कोलियोडॉन। क्या था? स्कोलियोडॉन। स्कोलियोडॉन को क्या बोला जाता है? डॉग फिश। क्या बोला जाता है? डॉग फिश, राइट। डॉग फिश बोला जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। इस सबको हमने इन डिटेल में डिस्कस किया था, याद करो। मैंने जब लेक्चर लिया था तो मैंने बताया था कि ट्राइगॉन जो है इसमें क्या होता है? इसमें पॉइजनस स्टिंग पाए जाते हैं। और टॉर्पेडो जो है ये क्या कर सकता है? ये इलेक्ट्रिक रे बोला जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, राइट। क्लियर है? एक और बार रिवीजन हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, चलो। द फिश विच शोज पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर बोलो क्या हो जाएगा? ये हमने डिस्कस किया था। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा हिप्पोकैम्पस। क्या हो जाएगा? हिप्पोकैम्पस। HIPPO कैंपस, हिप्पोकैम्पस। क्यों हिप्पोकैम्पस पेरेंटल केयर शो करता है? क्यों बताओ? क्यों पेरेंटल केयर शो करता है? क्या बताया था मैंने? याद करो, क्या बताया था मैंने? क्यों पेरेंटल केयर शो करता है? बिकॉज जो मेल हिप्पोकैम्पस होता है, जो मेल हिप्पोकैम्पस होता है उसके अंदर एक स्पेशल चीज पाई जाती है जिसको कहा जाता है ब्रूड्स पाउच। क्या बोला जाता है? ब्रूड्स। ब्रूड्स पाउच। ब्रूड्स पाउच ये एक तरह का पाउच है, ऐसा एक पाउच है जिसके अंदर क्या करता है? जो फीमेल हिप्पोकैम्पस है वो आके यहाँ पे अपना अंडा देती है, इसके अंदर अपना अंडा देती है, जो फीमेल हिप्पोकैम्पस है। और ये किसके अंदर पाया जाता है? ये पाया जाता है मेल हिप्पोकैम्पस के अंदर, राइट। ये मैंने जब बोर्ड वर्क किया था तो मैंने डिस्कस किया था इन डिटेल में कि जो मेल हिप्पोकैम्पस होता है उसमें क्या पाया जाता है? ब्रूड्स पाउच पाया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है? जो फीमेल हिप्पोकैम्पस है वो आके अपना जो अंडा है वो वहां पे देती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एयर ब्लडर इज, व्हाट इज एयर ब्लडर? बताओ, क्या बताया था जब एयर ब्लडर को पढ़ा था मैंने? क्या कॉन्ड्रिक्थिस में एयर ब्लडर देखा जाता है? क्या कॉन्ड्रिक्थिस में एयर ब्लडर देखा जाता है? नहीं। देख क्वेश्चन नंबर 3, राइट, यस। क्वेश्चन नंबर 3, क्या कॉन्ड्रिक्थिस में एयर ब्लडर देखा जाता है? नहीं। किस में देखा जाता है एयर ब्लडर? एयर ब्लडर जो है ये ऑस्टिकथिस में देखा जाता है। ऑस्टिकथिस यानी बोनी फिश में देखा जाता है। और मैंने क्या कहा था कि जब हम लोगों ने पढ़ा था तो क्या कहा था कि कॉन्ड्रिक्थिस में एयर ब्लडर नहीं होता है। इसकी वजह से क्या करना पड़ता है? कॉन्ड्रिक्थिस को कंटिन्यूअसली उन्हें स्विम करना पड़ता है, राइट। क्योंकि अगर वो स्विम नहीं करेंगे तो सिंक हो जाएंगे।
ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें ऑस्टिक की, तो उनमें एयर ब्लडर प्रेजेंट हो सकते हैं। उस एयर ब्लडर के अंदर एयर का प्रेशर को कंट्रोल करके वो क्या कर सकते हैं, वो बिना तैरे भी, मतलब बिना कि क्या बोलते उसे, बिना मतलब स्विम के भी वो मतलब अगर वो स्विम करना बंद भी कर देंगे तो भी वो नहीं डूबेंगे। इसका मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहले बताया गया कि एयर ब्लडर इज अ हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन ऑफ बोनी फिश, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ मैमल्स, दूसरा तो बिल्कुल नहीं होगा। थर्ड, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ बर्ड्स, नहीं होगा। एंड फोर्थ ऑप्शन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ रेप्टाइल्स, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन ऑफ बोनी फिश। हाइड्रोस्टैटिक, why it is called hydrostatic, right? Why it is called hydrostatic? Because hydrostatic इसलिए कि पानी का जो डेंसिटी है और मछली का जो डेंसिटी है बॉडी का, मछली क्या कर सकती है, अकॉर्डिंग टू पानी का डेंसिटी अपना डेंसिटी जो है इसे चेंज कर सकती है। कैसे चेंज कर सकती है, मान लो कि ये एयर ब्लडर है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये एयर ब्लडर है। इसको समझना, इसको मैंने बोर्ड वर्क में डिस्कस नहीं किया था, यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, तो इसको अच्छे से समझना। मान लो कि ये जो है ये एक एयर ब्लडर है, और मान लो कि मछली ने क्या किया, इसके अंदर जो एयर है, एयर का प्रेशर, एयर प्रेशर जो एयर है, एयर का अमाउंट जो है इसको कम कर दिया। अगर एयर का अमाउंट कम हो जाएगा तो एयर ब्लडर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा, मान लो कि ये एयर ब्लडर है, मान लो ये नॉर्मल साइज का एयर ब्लडर है, मान लो फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल साइज का एयर ब्लडर है, नॉर्मल, और इसके अंदर जो एयर है उसको अगर हम कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा ऐसे। ये कैसे सिकुड़ जाएगा, ऐसे सिकुड़ जाएगा। तो एयर ब्लडर कैसे हो जाएगा, ऐसे सिकुड़ जाएगा, क्योंकि अंदर जो एयर था उसका प्रेशर कम हो गया। जैसे ही ये एयर ब्लडर सिकुड़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मछली का जो बॉडी का डेंसिटी है, फिश का जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ फिश क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ फिश वो इंक्रीज कर जाएगा। एयर ब्लडर के अंदर एयर क्या हुआ, कम हो गया, तो क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ फिश इंक्रीज कर गया, और डेंसिटी ऑफ फिश इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, मछली नीचे चला जाएगा। मान लो मछली अगर यहाँ पे तैर रही थी अपर फील्ड में, मतलब मान लो कि मछली जो थी यहाँ थी, अगर डेंसिटी मछली का बढ़ जाएगा तो मछली यहाँ से नीचे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, राइट। एट द सेम टाइम अगर बात करें हम लोग, क्या होगा, एट द सेम टाइम, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं, मान लो कि ये एयर ब्लडर है, इसके अंदर एयर का प्रेशर जो है, एयर का प्रेशर बढ़ गया, मतलब एयर जो है, एयर का कंटेंट अमाउंट बढ़ गया। तो मान लो ये नॉर्मल था, अब एयर का अमाउंट बढ़ गया तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फूल जाएगा, तो ये और ज्यादा फूल जाएगा। तो अगर फूल जाएगा तो क्या होगा कि मछली का जो डेंसिटी है, मछली का जो बॉडी का डेंसिटी है वो कम हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ फिश, इसको समझना, डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं, डेंसिटी ऑफ फिश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एयर का प्रेशर, एयर का कंटेंट, एयर का अमाउंट अगर एयर ब्लडर के अंदर बढ़ जाता है तो डेंसिटी कम हो जाता है, और एयर का कंटेंट या अमाउंट अगर एयर ब्लडर के अंदर कम हो जाता है तो डेंसिटी बढ़ जाता है। तो अब डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया। तो मान लो जो मछली थी वो यहाँ पे थी, बॉटम में थी मछली, अब डेंसिटी कम हो गया तो मछली का बॉडी का वेट हल्का हो गया, तो मछली क्या करेगी, ऊपर आ जाएगी, ऊपर के लेवल पे आ जाएगी। इस तरह से जो बोनी फिश होता है, इस तरह से अपने आप को मान लो कि मतलब ये वाटर लेवल के एकदम ऊपर भी रख सकती है अपने आप को, और नीचे भी ले जा सकती है। अपने अंदर एयर का कंटेंट जो है ये कम कर देगी, तो क्या होगा, एयर जो इसका बॉडी का डेंसिटी है वो भी बढ़ जाएगा। बॉडी का डेंसिटी, एयर अगर कम हो गया तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो उसका वजन ज्यादा हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, नीचे चला जाएगा। अगर इसका अंदर का एयर का डेंसिटी अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसका जो मछली का जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगा, और ये धीरे धीरे ऊपर आ जाएगी। इसी तरह से जो बोनी फिश होता है वो अपने आप को वाटर लेवल के ऊपर भी रख सकती है और नीचे भी ले जा सकती है, राइट, जिसको हमने पढ़ा था। तो इसी वजह से जो एयर ब्लडर होता है, एयर ब्लडर को हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन कहा जाता है। इसी वजह से एयर ब्लडर को हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन कहा जाता है। दिस इज वाई एयर ब्लडर इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन। इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से जो एयर ब्लडर होता है, एयर
ब्लडर होता है, इसे और क्या कहा जाता है? हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गेन, इसे हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गेन भी कहा जाता है। क्लियर है? ओके, चलो तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलो, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ फिश इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 4, हर एक पिस्कोलॉजी, पिस्कोलॉजी नाम से कोई भी ब्रांच बायोलॉजी में नहीं होता है, तो ऑप्शन 1 इज द इनकरेक्ट। ऑप्शन 2 टॉर्पेडोलॉजी, बेसिकली इसको याद रखना, इसको, ये इंफॉर्मेटिव है तो इसको प्लीज आप याद रखने की कोशिश करना, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है तो इसे याद रखने की कोशिश करना। टॉर्पेडोलॉजी का मतलब क्या होता है? टॉर्पेडोलॉजी, व्हाट इज टॉर्पेडोलॉजी? टॉर्पेडोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ शार्क और रे फिश, राइट? स्टडी ऑफ शार्क और रे फिश, स्टडी ऑफ शार्क और रे फिश, राइट? इसे कहा जाता है टॉर्पेडोलॉजी। इक्थियोफिश, इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी ichthyology is the study of fish is known as ichthyology. Study of fish is known as ichthyology. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, राइट? हालांकि मैं ऑप्शन 4 भी लिखा देता हूँ। ऑप्शन 4 दिया है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स, आई गेस सो। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी क्या हो जाएगा? ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा स्टडी ऑफ बर्ड्स। क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ बर्ड्स, राइट? तो टॉर्पेडोलॉजी क्या हो गया? स्टडी ऑफ शार्क एंड रे फिश, और इक्थियोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ फिश, एंड ऑर्निथोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ बर्ड्स। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि ये एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, बिकॉज अगर आप बायोलॉजी का स्टूडेंट हो तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन सेंस क्वेश्चंस, राइट? आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये तो एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। नो, दिस ऑल आर कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन। तो आपको ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3, इक्थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिश। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया? टीथ ऑफ कॉन्ड्रिक्थिस आर मॉडिफाइड। याद करो जब हम लोगों ने कॉन्ड्रिक्थिस को डिस्कस किया था तो हमने क्या बोला था? कॉन्ड्रिक्थिस में कौन सा स्केल्स पाया जाता है? कॉन्ड्रिक्थिस का जो स्किन होता है बहुत ज्यादा टफ होता है, और उसमें क्या पाया जाता है? उसमें प्लैकॉइड स्केल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्लैकॉइड स्केल्स पाए जाते हैं। और हमने क्या पढ़ा था? यही प्लैकॉइड स्केल्स, इनमें जो टीथ होता है वो टीथ कहां से आए हैं? दे आर नथिंग बट द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ प्लैकॉइड स्केल्स। ये जब हम लोगों ने कॉन्ड्रिक्थिस को पढ़ा था तो बोर्ड वर्क में हमने डिस्कस किया था कि जो प्लैकॉइड्स, जो कॉन्ड्रिक्थिस में जो टीथ होता है, टीथ कैसा होता है? बैकवर्डली डायरेक्टेड। माउथ कैसा होता है? ऐसा, यहां पे ऐसे। और टीथ कैसे होते हैं? बैकवर्डली डायरेक्टेड, बैकवर्डली ऐसे, बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ होते हैं उनके पास, बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ होते हैं, राइट? और ये जो टीथ है क्या, कहां से आते हैं? द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ प्लैकॉइड स्केल्स। दे आर द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ प्लैकॉइड स्केल्स। तो प्लैकॉइड स्केल्स मॉडिफाई होके क्या बनाते हैं? मॉडिफाई होके बनाते हैं टीथ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉन्ड्रिक्थिस में जो टीथ है वो बनाते हैं प्लैकॉइड स्केल से, राइट? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। और ये जो टीथ होता है ये कैसा होता है? बैकवर्डली डायरेक्टेड। दिस इज फॉरवर्डली डायरेक्टेड, दिस इज बैकवर्डली डायरेक्टेड। थोड़ा सा ऐसा अंदर के साइड, थोड़ा सा अंदर के साइड, बैकवर्डली डायरेक्टेड, राइट? क्लियर है? चलो, ये सब हमने बोर्ड वर्क में डिस्कस किया था।
अगर आपने बोर्ड वर्क का लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से पता होगी, एक्सेप्ट फॉर दैट थिंग, वो जो एयर ब्लडर वाला कॉन्सेप्ट है ये हमने बोर्ड वर्क में डिस्कस नहीं किया था, राइट। तो यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलो, इसी वजह से बोर्ड वर्क भी देखना है, नोट्स भी लेना है, उसके साथ जब डीपीपी में सॉल्व कर रहा हूँ तो उसको भी देखना है, क्योंकि ड्यूरिंग डीपीपी सॉल्व मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स या ऐसे चीजें बता सकता हूँ जो शायद बोर्ड वर्क में मुझसे छूट गया हो, राइट। चलो, विच फिश हैज इलेक्ट्रिक ऑर्गन, कुछ ही देर पहले हमने डिस्कस किया था, क्या हो जाएगा? टॉर्पेडो। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का कुछ ही देर पहले हमने डिस्कस किया था, टॉर्पेडो को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक रे। तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन किस में प्रेजेंट होगा? टॉर्पेडो में, राइट। तो ऑप्शन 1 कुछ ही देर पहले हमने डिस्कस किया था, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, हमें करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। चलो, यूरिनरी ब्लडर इज एब्सेंट इन फिशेस। ओके, मुझे आंसर पता है लेकिन क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। चलो, क्वेश्चन मार्क देते हैं, ये हमें नहीं पता है। गैम्बूसा फिश इरेडिकेट्स मॉस्किटो लार्वा। यस, गैम्बूसा, ये हमने बोर्ड वर्क में शायद डिस्कस किया था। जो एक फिश होता है गैम्बूसा, वो क्या करता है, इसको अगर नहीं किया है तो इस वाले ऑप्शन को अच्छे से स्टार दे रहा हूं मैं, इस वाले ऑप्शन को अच्छे से नोट में कहीं लिख लेना अगर मैंने डिस्कस नहीं किया है बोर्ड वर्क में। तो एक फिश होता है गैम्बूसा, क्या होता है? गैम्बूसा। गैम्बूसा ये क्या होता है? ये कार्निवोरस फिश, ये कार्निवोरस फिश है। ये क्या करता है, जो मॉस्किटो का लार्वा है वो खाता है, राइट। और इसको स्पेशली वो उन जगहों पे या उन पॉन्ड्स पे इसको कल्चर किया जाता है जहाँ पे मलेरिया ज़्यादा होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है ये गैम्बूसा को कल्चर करने से आसपास के इलाके के में जो पॉन्ड्स है उसमें उसको कल्चर करने से क्या होता है, जो मलेरिया का जो चांसेस है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि मलेरिया का जो लार्वा है वो कहाँ लार्वा होता है? वो पानी में पाया जाता है। और ये क्या करती है, ये जाके उन लार्वा को खा लेती है, बिकॉज दिस इज अ कार्निवोरस फिश। तो वो जाके वो लार्वा को खा लेती है और इससे क्या होता है कि मलेरिया का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाता है, राइट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर मैंने डिस्कस नहीं किया तो इसको जरूर अपने कॉपी में लिख लेना। ऑप्शन सी देखते हैं, एम्पुला ऑफ लॉरेंजी प्रेजेंट इन द डॉग फिश एक्ट एज अ थर्मोरिसेप्टर। यस, एम्पुला ऑफ लॉरेंजी, यस, थर्मोरिसेप्टर होता है। ये किस में पाया जाता है? ये कॉन्ड्रिक्थिस में पाया जाता है। डॉगफिश यानी स्कोलियोडॉन, कॉन्ड्रिक्थिस में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी देखते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स आर मॉडिफाइड मसल्स। ये भी मुझे नहीं पता, मुझे बी और सी पता है कि हाँ ये दोनों करेक्ट है, ए और डी मुझे नहीं पता। अब ऑप्शन देख के मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। मुझे इतना पता चल गया है बी और सी जो है ये करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 देखते हैं, क्या ऑप्शन 1 में बी और सी है? बी तो है लेकिन सी नहीं है, तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। ऑप्शन 2 देखते हैं, ऑप्शन 2 में सिर्फ बी है, सी नहीं है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 देखते हैं, ऑप्शन 3 में सी है लेकिन बी नहीं है, तो ऑप्शन 3 भी नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ये 4 ऑप्शन पढ़ के मुझे कितना क्या पता चला कि ऑप्शन बी और सी ये दो करेक्ट है, ये मुझे पता है। अब ऑप्शन 1 में सी नहीं था, ऑप्शन 2 में सी नहीं था, ऑप्शन 3 में सी था लेकिन बी नहीं था, और बी और सी कहाँ था? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में था। तो मतलब ऑप्शन ए भी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी भी करेक्ट, सी भी करेक्ट एंड डी भी करेक्ट हो जाएगा। इसको भी स्टार देके रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं स्टेटमेंट्स को अच्छे से याद रखना, बिकॉज ये इन्फॉर्मेटिव है। यूरिनरी ब्लडर इज एब्सेंट इन फिशेस, दिस इज द राइट आंसर। मुझे ये पता था हालांकि, लेकिन मैं बस आपको दिखाना ये चाहता था कि अगर एग्जाम हॉल में आपको नहीं पता है, मान लो 1 या 2 ऑप्शंस आपको नहीं पता है, तो बाकी 2 ऑप्शन से कैसे आप टिक कर सकते हो, ये इसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया था। हालांकि मुझे ये वाला पता था कि यूरिनरी ब्लडर जो है फिशेस में एब्सेंट होता है, राइट। ठीक है, तो देख लिया, अगर 2 ऑप्शन मुझे पता है तो कैसे मैं टिक कर सकता हूं, ये भी देख लिया आपने। और इसको अच्छे से याद रखना कि गैम्बूसा जो है ये कार्निवोरस फिश है,
ये क्या करती है, ये मछली का जो लार्वा है उसको खा लेती है। तो जिस जगह पे मलेरिया का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे इसको कल्चर किया जाता है ताकि मलेरिया का जो लार्वा है इसको वो खा ले। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एयर ब्लडर इन अ फिश हेल्प्स इन, ये तो कुछ ही देर पहले हमने डिस्कस किया, किसमें हेल्प करता है, हाइड्रोस्टैटिस में, राइट। हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गेन होता है, किसमें हेल्प करेगा, हाइड्रोस्टैटिस में हेल्प करेगा, राइट। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ओके चलो, which of the following statements are not true about shark? ओके सबसे पहले बताओ शार्क किसके अंदर आता है, कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर। तो जो भी कैरेक्टर हम लोग पढ़ेंगे वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, राइट। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस कर लिया कि शार्क जो है वो किसके अंदर आता है, शार्क जो है वो कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर आता है, कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर आता है, राइट। अब देखते हैं ए, द स्किन इज टफ एंड कवर्ड विथ प्लैकॉइड स्केल्स, यस ट्रू। दे पोजेसेस अ स्विम ब्लैडर व्हिच रेगुलेट्स बायंसी, नहीं, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्ड्रिक्थिस में एयर ब्लैडर नहीं होता, एयर ब्लैडर कॉन्ड्रिक्थिस में एब्सेंट होता है, इसी वजह से उन्हें क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली स्विम करते रहना पड़ता है ताकि वो सिंक ना हो जाए, राइट। तो क्या एयर ब्लैडर पाया जाता है, नहीं, दे पॉसेस अ स्विम ब्लैडर व्हिच रेगुलेट्स बायंसी, नो इट इज इनकरेक्ट। द टेल ऑफ शार्क इज हेटेरोसर्कल, ये भी नहीं पता मुझे, क्वेश्चन मार्क दे देता हूं मैं। डी देखते हैं, एम्पुला ऑफ लॉरेंजी प्रेजेंट इन द स्नाउट ऑफ शार्क इज अ थर्मोरिसेप्टर, यस इट इज ट्रू, ये हमें पता है। ऑप्शन ई देखते हैं, it have 5 pair of gill slits covered by operculum, covered by operculum, नहीं, क्या इनमें गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, दैट इज ट्रू, इनमें गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, लेकिन गिल स्लिट्स क्या कवर्ड होते हैं ऑपरक्यूलम से, नहीं होते हैं, इनमें ऑपरक्यूलम या गिल्स कवरिंग नहीं पाए जाते। तो ई भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बी इनकरेक्ट मिल गया हमें, ई इनकरेक्ट मिल गया, बाकी डी हमें पता है कि करेक्ट है, ए भी पता है करेक्ट है, और सी मुझे नहीं पता। चलो अब देखते हैं, ऑप्शन को ढूंढते हैं, क्या दिया गया है। ए, ऑप्शन 1 देखते हैं, ऑप्शन 1 क्या दिया गया है, ए सी डी ई, ए और डी करेक्ट है, तो ऑप्शन 1 तो नहीं हो सकता। ऑप्शन 2 देखते हैं, बी एंड ई ओनली, बी एंड ई ओनली, ये हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क देके रख सकते हैं। बी सी डी ई, बी सी डी ई, ओके। ऑप्शन 3 बी सी डी ई, नहीं, डी करेक्ट है, ये हमें पता है, तो ऑप्शन 3 भी नहीं हो सकता। ऑप्शन 4 देखते हैं, सी एंड ई ओनली, सी एंड ई, सी एंड ई, नहीं, सी एंड ई नहीं होगा, बी सी एंड ई, बी तो होगा ही, बी इनकरेक्ट तो होगा ही, और ई भी इनकरेक्ट होगा, तो सी एंड ई ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, तो बी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है और ई वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन में क्या था, इनमें एयर ब्लैडर नहीं पाए जाते हैं, और डी में, ई में क्या, इनमें ऑपरकुलम नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट होता है। द टेल ऑफ शार्क इज हेटेरोसर्कल, इसको याद रखना, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है। जो शार्क का टेल होता है वो हेटेरोसर्कल होता है। हेटेरोसर्कल का मतलब क्या है, देखो बता देता हूं मैं, हेटेरोसर्कल का मतलब क्या होता है, इसको यहीं पे लिख लो, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर लिख लो, हेटेरोसर्कल का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9, यस क्वेश्चन नंबर 9। हेटेरोसर्कल का मतलब क्या होता है समझो, हेटेरोसर्कल का मतलब होता है, हेटेरोसर्कल का मतलब क्या होता है, हेटेरोसर्कल का मतलब होता है, मान लो कि ये शार्क है, मान लो कि ये शार्क है, राइट। मान लो ये शार्क है, राइट, दिस इज अ शार्क, राइट। इसका जो पीछे वाला जो टेल होता है ना, हेटेरोसर्कल क्या,
हेटेरोसर्कल टेल। तो इसका जो पीछे वाला सर्कल होता है, तो जनरली जो फिश होता है उसमें पीछे वाला हिस्सा कैसा होता है, ऐसा होता है, दोनों लोब बराबर होते हैं, ये लोब भी जैसा होगा, ये लोब भी सेम होगा। लेकिन शार्क में क्या होता है, शार्क की अगर हम बात करें तो शार्क में क्या होता है कि पीछे वाला जो टेल होता है, मान लो ये पीछे वाला टेल है, तो एक टेल बहुत बड़ा होगा ऐसे, और एक टेल थोड़ा सा छोटा होगा। अगर आप देखेंगे तो ये वाला टेल कंपैरेटिवली बड़ा है, दिस इज अ बिगर वन, दिस इज द बिगर वन एंड दिस वन इज द स्मॉलर वन, राइट। इसी वजह से हेटेरो वर्ड यूज किया। हेटेरो मतलब टू डिफरेंट टाइप, हेटेरो मतलब टू डिफरेंट टाइप। एक आपका जो पार्ट है ये बड़ा है, एक जो पार्ट है ये आपका थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा है। तो दिस इज द बिगर वन, दिस इज वन इज द स्मॉलर वन। तो इसी वजह से जो शार्क का टेल होता है उसे हेटेरोसर्कल टेल कहा जाता है। हेटेरोसर्कल टेल इसी वजह से कहा जाता है बिकॉज इसका जो पीछे वाला हिस्सा, पीछे वाला जो पूंछ है इसका, ये क्या हो, एक इसका इंसिजन बड़ा होता है, एक इंसिजन इसका छोटा होता है। तो इसी वजह से इसे हेटेरोसर्कल टेल कहा जाता है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन ऑप्शन में था, इसी वजह से मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस कर दिया। ओके, चलो Which of the following is mismatched? Torpedo, electric organ. Question number 10. Torpedo, electric organs. Yes, right. Trigon, dorsal fins are modified into poison sting. Yes, ये हमने डिस्कस किया था. Third, exocetus pectoral fins becomes large by which it can help leap to into air. मतलब जो पेक्टोरल फिन है वो मॉडिफाइड हो गया किसमें, विंग्स लाइक स्ट्रक्चर में। ये हमने डिस्कस किया था बोर्ड वर्क में। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सही है। ऑप्शन 3, हिपोकैम्पस फीमेल बेयर्स ब्रूड पाउच। नहीं, हिपोकैम्पस में क्या होता है, कुछ ही देर पहले हमने डिस्कस किया था, जो मेल होता है वो ब्रूड पाउच को कैरी करता है, और उस ब्रूड पाउच के अंदर क्या होता है कि फीमेल जो है आके अंडा देती है, राइट। तो ऑप्शन 4 इज द इनकरेक्ट वन। ऑप्शन 4 इज द इनकरेक्ट वन। क्लियर? चलो, कॉन्ड्रिक्थिस कॉमनली शोज, कॉन्ड्रिक्थिस में कॉमनली क्या देखा जाता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं। हार्माफ्रोडाइट नहीं, हार्माफ्रोडाइट मतलब सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, लेकिन कॉन्ड्रिक्थिस में सेक्सेस आर सेपरेट, राइट, सेक्सेस आर सेपरेट कॉन्ड्रिक्थिस में। तो ऑप्शन 1 नहीं हो सकता, ऑप्शन 2 नहीं हो सकता, ऑप्शन 3 विविपैरिटी। विविपैरिटी मतलब दे गिव बर्थ देयर यंग वंस अलाइव, मतलब जिंदा जन्म देती है अपने यंग वंस को, राइट। मतलब कोई भी लार्वल स्टेज नहीं है, कोई भी अंडा वाला स्टेज नहीं है, डायरेक्ट यंग वंस को जन्म देती है, तो दैट इज कॉल्ड विविपैरिटी। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। कॉन्ड्रिक्थिस में क्या देखा जाता है, विविपैरिटी। और ओविपैरिटी किसमें देखा जाता है, ओविपैरिटी आपका देखा जाता है बोनी फिश में। किसमें देखा जाता है, बोनी फिश में ओविपैरिटी देखा जाता है, राइट। जो बोनी फिश होता है उसमें क्या देखा जाता है, उसमें ओविपैरिटी देखा जाता है। लेकिन कॉन्ड्रिक्थिस में क्या देखा जाता है, कॉन्ड्रिक्थिस में विविपैरिटी देखा जाता है विथ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। याद है, विथ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बोनी फिश कैन स्टे एट अ पर्टिकुलर डेप्थ इन वाटर विदाउट बीटिंग देयर पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ऑब्वियस सी बात है, एयर ब्लडर। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, एयर ब्लडर, राइट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 एयर ब्लडर। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, एयर ब्लडर। ऑब्वियसली एयर ब्लडर की वजह से वो फिन्स को हिलाए बिना एक जगह पे खड़े रह सकते हैं, जो कॉन्ड्रिक्थिस नहीं कर सकते। बोनी फिश का मतलब क्या है, ऑस्टिक्थिस। देखो क्वेश्चन को कैसे घुमा दिया है, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोला गया कॉन्ड्रिक्थिस या ऑस्टिक्थिस,
यहाँ पे क्या बोला गया कि बोनी फिश, बोनी फिश आपको ये समझ लेना है, बोनी फिश मतलब ऑस्टिक्थिस, कार्टिलेजिनस फिश मतलब कॉन्ड्रिक्थिस, ये आपको समझना है, राइट। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोला गया कि ऑस्टिक्थिस में, यहाँ पे क्या बोल दिया गया, बोनी फिश। तो बोनी फिश का मतलब ऑस्टिक्थिस है, ये आपको निकाल लेना है, सिंपल सी लॉजिक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस इज। तो कुछ ही देर पहले मैंने बताया कि कॉन्ड्रिक्थिस में क्या होता है, कॉन्ड्रिक्थिस में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा होता है, इंटरनल। और ऑस्टिक्थिस में कैसा होता है, ऑस्टिक्थिस में कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये हमने बोर्ड वर्क में डिस्कस किया था। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक्सटर्नल, इंटरनल नो, इंटरनल ओनली नो, एक्सटर्नल ओनली नो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पेक्टिवली। यस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पेक्टिवली। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज कॉन्ड्रिक्थिस में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन विद विविपैरिटी, एंड ऑस्टिक्थिस में या बोनी फिश में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है विद ओविपैरिटी, मतलब अंडे देने वाली। ऑस्टिक्थिस जो है वो कैसा होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं, राइट। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। Which of the following character is not characteristic feature of cartilaginous fish? Cartilaginous fish यानी chondrichthyes. Okay? चलो, gills are covered by an operculum on each side. Yes. नहीं, ये कैरेक्टर नहीं दिखा जाता है। गिल्स कवर प्रेजेंट नहीं होता है कॉन्ड्रिक्थिस में, गिल्स कवर प्रेजेंट। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स? तो ऑप्शन 1 इज द नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन 2 देखते हैं, विविपेरस, यस यार विविपेरस। ऑप्शन 3 देखते हैं, पेल्विक फिन्स ऑफ मेल बियर्स क्लैस्पर्स, यस ये भी सही है कैरेक्टर। ये सब कैरेक्टर हमने बोर्ड वर्क में डिस्कस किया था। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यस इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इनमें। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज द इनकरेक्ट वन, ऑप्शन 1 इज द इनकरेक्ट वन। जस्ट अ मिनट, ऑप्शन 1 इज द इनकरेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिश द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लैकॉइड स्केल्स? प्लैकॉइड स्केल्स किस में देखे जाते हैं, कॉन्ड्रिक्थिस में। प्लैकॉइड स्केल्स, क्वेश्चन नंबर 15, प्लैकॉइड स्केल्स किस में देखे जाते हैं, प्लैकॉइड स्केल्स कॉन्ड्रिक्थिस में देखे जाते हैं, राइट, कॉन्ड्रिक्थिस में देखे जाते हैं। तो इसमें से कॉन्ड्रिक्थिस कौन है, क्या हिपोकैम्पस कॉन्ड्रिक्थिस है, नो। क्या एक्सोसिटस कॉन्ड्रिक्थिस है, नो। क्या लेबियो रोहिता कॉन्ड्रिक्थिस है, नो। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज कोलियोडॉन, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 स्कोलियोडॉन जो है वो क्या है, उनमें प्लैकॉइड स्केल्स देखे जाते हैं, कॉन्ड्रिक्थिस। और बोनी फिश में कौन से स्केल देखे जाते हैं, बोनी फिश में या तो आपके देखे जाएंगे साइक्लॉइड या फिर टिनॉइड वाले स्केल्स। बोनी फिश में या ऑस्टिक्थिस में कौन से स्केल्स देखे जाते हैं, साइक्लॉइड स्केल्स और टिनॉइड स्केल्स देखे जाते हैं। साइक्लॉइड स्केल्स भी हो सकते हैं और टिनॉइड स्केल्स भी हो सकते हैं, लेकिन प्लैकॉइड स्केल्स कहाँ देखे जाएंगे, प्लैकॉइड स्केल्स सिर्फ और सिर्फ कॉन्ड्रिक्थिस में देखे जाएंगे, राइट। चलो, ये सारे के सारी चीजें हम लोगों ने बोर्ड वर्क में इन डिटेल में डिस्कस किया है विद डायग्राम, सो नॉट टू वरी अबाउट इट। प्लैकॉइड स्केल्स क्या है, साइक्लॉइड स्केल्स क्या है, उसका डायग्राम कैसा है, ये सब कुछ हमने इन डिटेल में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था बोर्ड वर्क में, राइट। चलो, बोनी फिशेस आर, बोनी फिश यानी ऑस्टिक्थिस। ऑस्टिक्थिस कैसे होंगे, ऑस्टिक्थिस दोनों साइड में रह सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मरीन भी हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड हम लोग अगर बात करें कॉन्ड्रिक्थिस की, तो कॉन्ड्रिक्थिस कैसा हो गया, सिर्फ और सिर्फ मरीन होते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 16, ऑस्टिक्थिस या बोनी फिश कैसे होंगे, ऑस्टिक्थिस या बोनी फिश
बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर। ऑस्टिक्टिस कैसे होंगे? बोथ मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर, दोनों जगह में देखे जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कॉन्ड्रिक्थिस की, तो कॉन्ड्रिक्थिस सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में देखे जाते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 4। बोथ ऑप्शन 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। राइट, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, बोथ 1 and 3 is the right answer. चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एम्पुला ऑफ लॉरेंजी इन स्कोलियोडॉन एक्ट एज, सबसे बताओ पहले बताओ एम्पुला ऑफ लॉरेंजीनी, एम्पुला ऑफ लॉरेंजीनी का काम क्या था? एम्पुला ऑफ लॉरेंजीनी, इसका काम क्या था? इसका काम क्या था? इसका काम क्या था कि मतलब जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट के टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन को मेजर करना। राइट, क्या करना? रिसीव द इंफॉर्मेशन ऑन टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन। राइट, रिसीव द इंफॉर्मेशन ऑफ टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन टू डिटेक्ट helps to detect temperature fluctuation temperature fluctuation help to detect the temperature fluctuation मतलब जो हमने क्या बताया था जब हम लोगों ने बोर्ड वर्क किया था, तो हम लोग बोर्ड वर्क में इन डिटेल में डिस्कस किया था कि जो शार्क्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। क्या होते हैं? ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो अगर ये अपने बॉडी टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते, इनका बॉडी टेम्परेचर को अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, तो क्या होना पड़ता है? इनको देखना पड़ता है कि एनवायरमेंट का टेम्परेचर कैसा है। अगर इन्हें लगता है कि एनवायरमेंट का टेम्परेचर अलग है थोड़ा सा, या वो लोग सरवाइव नहीं कर सकते, तो वो लोग क्या करेंगे? उस एनवायरमेंट से निकल जाएंगे और किसी और एनवायरमेंट में चले जाएंगे। राइट, और अगर उन्हें लगता है कि हाँ ये एनवायरमेंट सही है हमारे लिए, तो वो क्या करेंगे? उस एनवायरमेंट में रह जाएंगे। तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि ये एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर है ये रहने लायक है या नहीं है? उन्हें पता कैसे चलेगा? उन्हें पता चलेगा थ्रू एम्पुला ऑफ लॉरेंजी। उन्हें एक चीज दिया गया है, एक पर्टिकुलर एक थर्मो रिसेप्टर दिया गया है। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट अ थर्मो रिसेप्टर। क्या है? दिस इज नथिंग बट अ थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर है ये, दिस इज नथिंग बट अ थर्मो रिसेप्टर। तो उन्हें एक थर्मो रिसेप्टर दिया गया है जिसके थ्रू क्या कर सकता है? जिसके थ्रू वो डिटेक्ट कर सकते हैं क्या? कि एनवायरमेंट का मतलब सराउंडिंग एनवायरमेंट जो है इसका टेम्परेचर का फ्लैक्चुएशन कैसा है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्या वो हम लोग रह सकते हैं या नहीं रह सकते। उस टेम्परेचर का जो फ्लैक्चुएशन है उस फ्लैक्चुएशन को क्या कर सकते हैं? वो लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यही काम है एम्पुला ऑफ लॉरेंजी का। तो देखते हैं, न्यूरोमास्ट ऑर्गन्स नहीं, नंबर ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इलेक्ट्रिक ऑर्गन नो। थर्ड ऑप्शन 3 थर्मोरिसेप्टर, यस इट इज द करेक्ट आंसर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इट एक्ट एज अ थर्मो रिसेप्टर। एनवायरमेंट में टेम्परेचर का जो चेंज हुआ है उसको डिटेक्ट करना ही इसका काम है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है थर्मो रिसेप्टर। राइट, ये किस में देखा जाता है? ये स्पेशली शार्क्स में देखे जाते हैं, मतलब कॉन्ड्रिक्थिस भी कह सकते हैं। राइट, क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट आज का डीपीपी। राइट, आज का डीपीपी यहाँ पर खत्म होता है। राइट, चलो तो यहाँ तक रखते हैं आज का सेशन। कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड